मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जी फेडरलिज्म चैप्टर है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत सारी कंफ्यूजिंग है। अरे भैया तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को कितना पढ़ना होता है। फेडरलिज्म, उसकी डेफिनेशन, PYQ, टेस्ट सीरीज, स्कूल के असाइनमेंट और क्या। और बताओ यार, तो आप आ गए हैं सेकंड चैप्टर पे फेडरलिज्म, जो कि सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। मेरा प्रॉमिस रहा कि आपको एंड तक पूरा चैप्टर समझ में आएगा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, सब बताऊंगा, ये प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी चैप्टर में क्या होगा। इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा PYQ, जी हाँ PYQ मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ क्या आपको चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, वो मैं आपको सब कुछ एड्रेस करूँगा। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार विषय में पूछे गए हैं, उनको भी एड्रेस करूँगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो रहिए मेरे साथ, अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार फेडरलिज्म कहाँ से आया। आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में, तो उसमें एक आपको पढ़ा होगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अबाउट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसी को कहते हैं, ये डेमोक्रेसी का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, उसी कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म का एक आप एग्जांपल मान सकते हैं। आई होप इधर तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ये फेडरलिज्म ऊपर हम लोगों ने देखा था, उसका जो पूरा पॉइंट है वो किस पे डिसाइड होगा। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्टिकल डिवीजन, जिसमें पावर कैसे शेयर होती है, पहले लेवल से, फिर उसके नीचे दूसरे लेवल में शेयर होगी, फिर उसके बाद तीसरे लेवल में शेयर होगी आपकी पावर। तो यह है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ओके ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। ओके मैं थोड़ा आपको रिकैप दे देता हूं कि पिछले सेशन तक आपने क्या पढ़ा था। देखिए बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम इज शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है जिधर जो पावर होती है वो एक पर्सन की तरफ डाइल्यूट होती है, एक ही पर्सन के पास सारी पावर होती है। और क्या क्या उन्होंने क्या किया कि यूनिटरी गवर्नमेंट से लेके फेडरल, मतलब उन्होंने फेडरल का मतलब है, हमने पीछे देखा था कि वर्टिकल पावर, उन्होंने अपनी वर्टिकली पावर बांट दी। लेकिन श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में कंटिन्यू करा किसको, यूनिटरी गवर्नमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया। नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। ओके तो तमिल लीडर वांट टू श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल, जो तमिल लीडर थे वो श्रीलंका चाह रहे थे। तो ये थी हमारी जो बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका। जैसे आपको देखें कि किस तरीके से शेयर करी उन दोनों ने पावर और किस तरीके से उधर पे खुशियाँ आई गम हुए, वो हम लोगों देखेंगे। ओके तो सबसे हमें पहला क्वेश्चन जो बेसिक बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, कि आखिरकार फेडरलिज्म क्या होती है और इसकी डेफिनेशन। तो फेडरलिज्म आखिरकार होता है, लेट मी चेंज द कलर। ओके तो फेडरलिज्म क्या होता है, द फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। अगर आप इधर तक आप मेरा वीडियो देखें तो बहुत बड़ी बात है। ओके तो आप इधर तक आपको फेडरलिज्म जो 1 मार्कर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये आपकी ये कोई गवर्नमेंट है, ओके जब ये अपनी पावर एक छोटे छोटे कंस्टिट्यूट में दे देते हैं उसे कहते हैं फेडरल। तो फेडरल मतलब में बंटवारा है एक तरीके से। आप देखिए फेडरलिज्म भी कितनी फेडरेशन होता है, वो कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, वो मैंने ये देखो लिख दी है मैंने। ओके तो वो मैंने लिख दी है आपको कि किस तरीके की होती हैं। तो देखिए पहली गवर्नमेंट वो होती है जो नेशनल कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है। ओके जो लोग राष्ट्र की देखभाल करेगी। और दूसरी कौन सी होती है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग करती है, मतलब आपकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग करेगी, आपके घरेलू काम मतलब या छोटे काम संभालेगी, वो 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं। तो अब एक पॉइंट क्या लिखा है, बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों के इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है, दोनों के इंडिपेंडेंट रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सब होते हैं। तो ये 2 आई होप ये 2 आपको समझ में आ गई होगी और फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये पूरी कंट्री में देखिए कौन सी कंट्री है, ये पूरी अपने वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें फेडरल सिस्टम आता है। देखिए ये जो रेड से हैं, रसिया हुआ, ये अपने जर्मन हुआ, ये बेल्जियम हुए, ये स्विट्जरलैंड हुए, ये स्पेन हुए,
हुए, ये इधर पे कौन सी है, फेडरल है, तो कंट्री फॉलो फेडरलिज्म। ये आई होप ये भी आपको समझ में आ गई। ऑस्ट्रेलिया इधर फेडरल गवर्नमेंट चलती है। तो बढ़ते मजा नहीं आ रहा है। वाह क्या सीन है। हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यार इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ या एड्रेस करना चाहता हूँ कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इधर पे एक अथॉरिटी है, इसी के पास सब कुछ पावर है। और दूसरी ये क्या है, इधर एक पावर है, ये पावर नीचे भी बांटी गई है, 2 भागों में बांटी गई, उसको कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट। तो वही जो डेफिनेशन की तरफ मैंने लिख दी है कि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, बाकी सब भाड़ में जाएँ चाहे जहाँ जाएँ कुछ नहीं मालूम। और उसके तरफ दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट कैंट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट डू समथिंग। देखिए सेंटर वाला है वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कह सकता है कि आप ये काम करिए, उसको फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये यूनिटरी वर्सेस फेडरल जितना मैंने हाईलाइट करवाया वो हाईलाइट। अब यार जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट कि CBSE 2018, 2010, 2011, 2014 में कब कब आया है ये क्वेश्चन, आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले की फीचर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसमें क्या होते हैं 2 गवर्नमेंट होते हैं। अगर 1 गवर्नमेंट हो तो वो तो यूनिटरी कहलाएगा। आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें लिखा है सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन एंड स्पेसिफिक मैटर ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। इधर देखिए आप, इधर ये है और ये है और एक ये है, तो ये कंट्री है। तो देखिए इनके भी रूल्स अगर होंगे, इनके भी रूल्स अगर, इनके भी रूल्स, ऐसा नहीं है कि जो ये रूल्स बनाएंगे जो ये पूरा सेंटर बनाएगा, जो ये रूल सेंटर बनाएगा वो छोटे छोटे ये स्टेट नहीं फॉर्म करेंगे, ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सिटीजन एक है, मतलब कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो चीज़ बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वो तो स्टेट के लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर जो सेंटर वाले भी बनाएंगे वो भी चीज़ फॉलो करने, तो यही लगा है कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन सेम रहेंगे, लेकिन उनके जो जुरिडिक्शन है, और जुरिडिक्शन से याद आया आपको 1 मार्कर क्वेश्चन, ये आप रट लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि एक लीगल अथॉरिटी होती है जो कि लीगली आपको बताती है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जो जुरिडिक्शन के अंदर आएंगी। आई होप इधर भी समझ आए। तो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिख दी गई है कि देखिए ये जो अपनी पार्टी होती है यार, उनकी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि आपको ऐसे चीज़ों पे आपको बनानी है, ऐसे चीज़ों पे आपको करनी है, या ऐसे चीज़ों पे आपको लॉ बनाने हैं। क्या बनाने हैं? लॉ। मैं इधर लिख भी दे रहा हूँ, लॉ बनाने हैं। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब जो फोर्थ है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज। देखिए अब इधर ये बताने के लिए मैं बहुत एग्जांपल लूँगा, इसको ध्यान में रख लेना। देखो ये देखिए ये 3 आपकी स्टेट लेवल पार्टीज हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, ये रहा आप कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंगल आया इधर पे, ये सोचे हम चेंज कर देगा, तो ये ऐसा कोई बात नहीं है। जब ये सब मिलके आएंगे जब भी चेंज हो सकता है। वही चीज़ हमारे लिखा गया है कि फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं वो एक के द्वारा, क्या लिखा है, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ, कंसेंट मतलब होती मनाही, तो वो दोनों लोग मान जाएंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगे। द 5वां पॉइंट लिखते हैं कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एट एम्पायर। ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, डिस्प्यूट अराइज। देखिए कोर्ट हैव द लीगल पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द डिफरेंट। देखिए जो कोर्ट होता है उसके पास सब तरीके की जो पावर्स होती हैं, वो छोटे छोटे स्टेट वालों को भी ऑर्डर दे सकता है। ओके, और कौन? हाई कोर्ट एक्ट एज यू एम्पायर इफ द डिस्प्यूट अराइज। अगर लड़ाई भिड़ाई हो जाती है तो उसमें हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, नहीं हाईएस्ट कोर्ट होते स्टेट कोर्ट होते हैं, उसमें वो आएंगे। आई होप ये भी 5th पॉइंट समझ में आ गया होगा। 6वां पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि सोर्सेज और रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखिए जो ईच गवर्नमेंट होती है, जो उनकी रुपए पैसे की लेन देन होती है, जो मनी की लेन देन होती है, वो सबको स्पेसिफाइड कर दी गई है कि इसको इतनी चाहिए, इसको इतनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और सॉरी अभी एक पॉइंट और रह गया 7। तो 7 पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या डुअल ऑब्जेक्टिव? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, कि ये कोई कंट्री है इसकी यूनिटी बनी
रहे, एकता बनी रहे, ओके, इन बंटवारे ना हो, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी की हिंदी मुस्लिम और ये सब है ये भाईचारे में रहे। इसी वजह से CBSE 2011 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, ये आपको हाईलाइट करनी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो फेडरलिज्म के एक्सपेक्ट क्या होते हैं, देखिए मैंने ये लिखा एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट क्या होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये आपके एक्सपेक्ट दो हैं। आई होप इधर से आपको सातों पॉइंट जो ये मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया था, ये क्वेश्चन इसके सातों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि डिस्टिंक्ट कमिंग टुगेदर, फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर। नाम से ही समझ आए, कमिंग टुगेदर मीन जो साथ में आए, होल्डिंग टुगेदर जिनको पकड़ के रखा है। एक बार मेरे साथ और बोलिए, कमिंग जो साथ में आए है, होल्डिंग जिनको पकड़ के रखा है, वही चीज़। देखिए जो पहली जो हमारे लेवल्स या रूट्स ऑफ गवर्नेंस इनको क्या कहते हैं, रूट्स, या आप अपनी बुक में या कॉपी में लिखिए। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट नेशन कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन फॉर ए बिगर यूनिट सो दैट पोलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। देखिए इसका मैं इधर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये कंट्री है, ये जब ये सब कंट्री आके जब बड़ी कंट्री फॉर्म करती हैं, उनसे कहते हैं कमिंग फेडरेशन। एग्जाम्पल कैसा है, यूएस का, स्विट्जरलैंड का, ये एक टाइम पे छोटी छोटी कंट्री थी और मिलके इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पावर बना ली है, ये भी समझ में आ गया। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, जैसे इंडिया के एग्जाम्पल है, इंडिया ने सब स्टेट को पकड़ा रखा है। आपको पता होगा कि पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, अब आ गया है, तो उसको भी होल्डिंग टुगेदर का है। देखिए सेकंड रूट वेयर लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूट स्टेट, जिसमें यार इस जो पावर वो सबको बांट दी जाती है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर बांटे हुए, वो भी आपको चीज़ समझ में आ गई। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। जुरिडिक्शन एक नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब बढ़ते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। देखिए ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना, किसी में आंसर मत घुसेड़ देना। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पावर ऑफ द शेयरिंग अरेंजमेंट, ये कितने में आई है आपको देख सकते हैं। तो इसका सीधा से स्टार्ट करते हैं यूनियन लिस्ट से। जी हाँ, यूनियन लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट इन पे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी पे अपनी लॉ बना सकती है। क्या बना सकती है, लॉ, या इनसी देख सकती है, इन सब्जेक्ट पे देख सकती है। तो इसकी ट्रिक क्या नाम है, ट्रिक कैसे याद करें भैया, तो ट्रिक करने का सीधा मैं लिख दे रहा हूँ कि BCCFD, मतलब इससे हो जाएगी बैंकिंग, C से हो जाएगी कम्युनिकेशन, C से करेंसी, F से फॉरेन अफेयर और D से डिफेंस। तो क्या लिखा है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द। तो ये सब जो देखिए ये BCCFD कौन बना सकता है, यूनियन वाले। कौन बना सकते हैं, यूनियन वाले। आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब CI बन जा। देखो पताशी क्या होता है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन। तो इन सब पे ये लॉ बनाते हैं। इन पे क्या क्या होते हैं, ये स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब आपने देखा इधर यूनियन बनाती है ये BSSD, और इधर पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इधर बनाती है पताशी। क्या स्टेट और यूनियन दोनों साथ मिलकर बना सकती हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं बना सकती है। चलो एड्रेस करते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। जो देखिए स्टेट और सेंटर, देखिए स्टेट और सेंटर जिसको मिला के बनाती है उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट की याद करने की ट्रिक जो मैं आपको बता दूं, कंकरेंट की लेगा कि मता ई और बनानी है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। क्या लिखा है, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन है बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लोग बना सकते हैं। इसकी क्या से एम से क्या हो सकता है, जैसे कि मैरिज, ई से एजुकेशन है, ई से एजुकेशन, टी से जो मैं बता रहा हूँ जो टी से होता है ट्रेड यूनियंस हो गए, ओके, ए से एडप्टेशन हो गया। तो इन चीज़ों पे वो लोग बना सकते हैं। अब क्या लिखा है, ये 1 मार्कर में बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप MCQ में बहुत बार पूछा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल इफ़ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसमें, ये स्टेट गवर्नमेंट इनमें धक्का मुक्की हो जाती है तो कौन, यूनियन गवर्नमेंट की ज़्यादा चलेगी, बिल प्रिवेल उनकी ज़्यादा चलती है। अब देखिए ये तो लिस्ट है। अब देखिए आपको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब तो कंप्यूटर चलते नहीं थे, तो अब कंप्यूटर आ गए हैं और बाकी सब चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि
बहुत सी चीज़ें हो गई हैं जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जब थी नहीं। फॉर एग्जांपल अब आप देख रहे हैं नए नए क्राइम चलने लगे हैं, ठीक। तो ये सब जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हैकिंग, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन होता तो उधर लिख दिए जाते कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चुराने पे ये चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ क्या है, वही चीज़ मैं आपको एड्रेस करूँगा, उसको कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं अकॉर्डिंग टू अवर कंट्री यूनियन का हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस। तो ये क्या हुए हैं, ये कम ओवर अ टाइम, मैं लिख दे रहा हूँ, laws these come over a time, okay, over a time। ये कब आए, ओवर ए टाइम के दौरान आए हैं ये। तो वो कौन बना सकता है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। अब एक मैं बता रहा हूँ कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर सेंट्रल प्रोविजन ऑफ ये आर्टिकल इतने के तहत इतनी ये जो चीज़ें हैं उनको स्पेशल पावर मिली है। क्या मिली है कि कोई भी इंडियन परमिट नहीं है कि उधर पे घर बना ले। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इन स्टेट में। अब क्या है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको हाईलाइट करवा दी थी कि ये चीज़ें आपको करवानी। उससे ऊपर जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ लाया हूँ वो मैं यही लाया हूँ कि टू स्मॉल बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। ऐसे बहुत से छोटे छोटे होते हैं जिनको यार हम स्टेट घोषित नहीं कर सकते, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। ये इतने छोटे होते हैं यार, ना तो इनको स्टेट बनाया जा सकता है, ओके, ना तो इनको स्टेट बनाया जा सकता है, ओके, स्टेट इनको बनाया ही नहीं जा सकता है, और ना किसी में सम्मर्ज करा जा सकता है, ओके। ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्पेशल पावर इन रनिंग दीजिए। तो इसमें कौन रन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीज़ इसकी जो लास्ट में थी वो मैंने आपको बता दी है। अब क्या है यार, ये 1 मार्कर में बहुत की डिस्प्यूट मीन्स होती लड़ाई। अगर लड़ाई हो जाती डिवीजन पावर में तो सुप्रीम कोर्ट सबकी कौन है, बाप है। सबका कौन है, बाप है, ओके। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ। बेसिकली इसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया इन 1947, तो देखिए क्या क्या था। देखिए ये इधर से बटा था, ये इधर से बटा था, ये सब देखिए अलग अलग थे। हैदराबाद देखिए इधर, तेलंगाना तो इधर है ही नहीं है। तो ये चीज़ें से मैप में बताएंगे पाकिस्तान का कितना एरिया था। जो इंडिया IPS कहते हैं, जिसको IPS कहते हैं, उसके पास क्या था। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। या बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए व्हाट मेक इंडिया फेडरल और हाउ इज ए फेडरल प्रैक्टिस। इनमें बहुत ही बड़ा अंतर है, इनको याद रखना है। इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि इसमें लिंग्विस्टिक होती है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक से आप मतलब समझ लिंग्विस्टिक से आप कहते हैं देश के अंदर। ध्यान से सुनिए, लिंग्विस्टिक का लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब होती है मतलब कि लैंग्वेज पे सेंट्रल स्टेट की कोलिशन। और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जैसे आपकी कल्चर होगी, एथनिसिटी होगी और जियोग्राफी होगी, इन पे चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का सबसे पहले एग्जांपल पता है कि सब लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, कि सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम। बहुत ऐसे स्टेट होते हैं कि छोटे छोटे स्टेट। तो इसमें देखिए ये बेसिकली मेरा पढ़ाने का कोई मोटिव नहीं है, ये चीज़ें की, क्योंकि इसमें छोटी चीज़ें लिखी आपको समझ में आ गए कि ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन टू द ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। उसके बाद कुछ वसीम पीपल फंस गए थे, डन टू इंश्योर सम पीपल। तो उसके बाद किस चीज़ों का ध्यान रखा, स्टेट वर क्रिएटेड नो बेसिस बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस कल्चर, ये चीज़ें थी, ओके। तो इलेक्टेड और इन तरीके से रिकॉग्नाइज करने लगे। मैंने आपको पहले बताया था कि कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी को ही लिंग्विस्टिक से हम रिलेट करते हैं, इन पे बंटवारे। नागालैंड जैसे कि नागालैंड हुआ आपका, ओके, जैसे कि आपका नागालैंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड, ये किस स्टेप से बनाए गए, लिंग्विस्टिक पे बनाए गए। किस पे बनाए गए, लिंग्विस्टिक पे। देखो इसमें लिखा मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। यार बंटवारा सही है क्या, हम लोग कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी, देखो ये लिखा कल्चर, ये लिखा एथनिसिटी, ये जियोग्राफी पे अगर स्टेट के बंटवारे हो गए उसको कौन से कहेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट। ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पेज की तरफ। उससे पहले ये लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैज एक्चुअली मेड द कंट्री। पहले लोग क्या मानते थे यार, अगर हम लोग कल्चरल, एथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पे बांटेंगे तो देश अपना इतना यूनाइटेड नहीं रहेगा। लेकिन जब बंटवारे हो गए उसके बाद पता चला कि बहुत ही यूनाइट हो सकता है अगर हम लिंग्विस्टिक पे बनाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल। ये देखिए भारत, देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, नेशनल भाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मातृभाषा है, ओके। आई होप समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि खाली 40%
20% हिंदी बोलते हैं, बाकी सब 80% दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। जो मेजॉरिटी वाले भले हिंदी बोलते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हिंदी वाले को नेशनल। तो टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। हिंदी को छोड़ के कितनी है? 21। वही चीज़ ये लिखेंगे, सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। जो हिंदी को इसलिए नेशनल नहीं बनाया गया है, टू सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज को बचाने के लिए। अब क्या है जो मैं आपको एड्रेस करूंगा कि बिसाइड हिंदी देयर आर 21, जो मैंने अभी बता दी है कैसे हैं, हिंदी को मिला के टोटल कितनी है 22। ये चीज़ें आपको समझ में आए। अब 1956 से पहले ये आपको केस स्टडी दी है कि किस तरीके को इंग्लिश को हटाया गया, फिर लॉन्च करा गया, वो चीज़ें बताई गई। तो आप ये खुद से पढ़ के मैं आपको इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। अब देखिए इधर लड़ाई होगी इंग्लिश वर्सेस हिंदी, ये कोई लोग इंग्लिश में काम करेंगे अपने जो डे टू डे वर्क है हिंदी में, लेकिन क्या किया गया, सेंटर ने लगाया दिमाग, उन्होंने कह दिया कि सब लैंग्वेजेज में आप कर सकते हैं। अब देखो जो क्या है, हिंदी ऑन स्टेट वर स्पीक और डिफरेंट लैंग्वेज द फ्लेक्सिबिलिटी शोन इंडियन लीडर। देखिए इधर किसका, इंडियन लीडर्स का बहुत बड़ा देन रहा है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि सब लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया? एडॉप्ट करा गया सब लैंग्वेज को। आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गई। सेंट्रल स्टेट रिलेशन को समझने से पहले सबसे बढ़िया एक चीज़ सेंट्रल स्टेट रिलेशन का कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे बनेगा, जब कोलिजन होगा। कोलिजन क्या होगा? व्हेन 2 और मोर पार्टीज कंबाइन, ओके, कंबाइन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। देखो कमिंग टुगेदर फॉर एटलीस्ट 2 पार्टी, देखिए लिखा है कि फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी, 2 पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट होता है। तो ये क्या था, ये देखिए पहले क्या था कि कोलिजन ओलिजन होते नहीं थे, तो स्टेट जो सेंट्रल वाले थे वो स्टेट पे डोमिनेट करते थे, उन पे हावी हो जाते थे, इसीलिए कोलिजन गवर्नमेंट करवाया गया आफ्टर 1919। जो भी मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करी गई है। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट। ये यही से मतलब बिफोर आफ्टर 1990 के बाद हमारे जो स्टेट और रीजनल पार्टी थी उनको फ़ायदा मिलने लगा, वरना स्टेट पार्टी और रीजनल को क्या करती थी, उनको सही से नहीं। अब अलायंस फॉर्म होने लगी, उनकी ज़रूरत है। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पेज की तरफ देखिए, ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट वो सबका बाप है, डिफरेंट ये आपको डिस्पोटराइज होते हैं, ये एक आर्बिट्री मैनर होता है। इधर आर्बिट्री मैनर इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी मैंने हाईलाइट करके बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब सीधा हम अपने लेके आए हैं डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का ये मतलब है कि इधर से पावर भेज देना, उसी कहते हैं डिसेंट्रलाइज, पावर्स को दे देना। तो भैया इसकी मुझे डेफिनेशन बता दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो लिखिए कि व्हेन पावर इज टेकन ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्टेट है और इसके ऊपर सेंटर है, जब ये लोग अपनी पावर्स दे देते हैं छोटी छोटी पार्टी के, रीजनल पार्टीज को या रीजनल या लोकल गवर्नमेंट को, उसी कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इधर पे लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन कब से कब तक पूछा गया है, वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब तक से कब तक ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं हमारे सिलेबस में। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनीशन है, ये जो CBSE 2000 में, इसको ये वाला डायग्राम याद रखना। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करें, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करें? अब इसका एग्जांपल मैं बहुत बढ़िया लेता हूँ। किसी के घर में लाइट नहीं आ रही है, किसी घर में लाइट नहीं है, वो सीधा मोदी को फ़ोन डायल करेगा और कहेगा ये मोदी लाइट क्यों नहीं आ रही। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है। वो उनकी लोकल गवर्नमेंट में जो लोकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ओके, लोकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखा है कि नंबर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इशू विच आर द बेस्ट सेटल्ड एट। कुछ ऐसे हमारे इशू होते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जो लोकल लेवल की ही अच्छा लगता है उनको सॉल्व करना, बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकते हैं। अब बेटर नोइंग ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी, आपको देखो आपके मोहल्ले की प्रॉब्लम आप ही जानते हैं और उसकी प्रॉब्लम जाता है लोकल गवर्नमेंट। ओके, तीसरा पॉइंट है स्पेंड मनी ऑन हाउ टू मैनेज थिंग मोर इफिशिएंटली, कि लोकल गवर्नमेंट को पता होती है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ये 4 पॉइंट हैं। और क्या लिखा है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि आपकी प्रधान निर्धान होते हैं, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो ये 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि जो चीज़ करी जाती है उनको क्या कहते हैं। ओके, आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, अगर आपको समझे कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब 1992 आ जाए, तो ये चीज़ें देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 ये 5। ओके, इधर पे मैं लिखना चाहूँगा 1/3। तो इनमें क्या होता है, देखिए मैं इनको बता दूँ
कि देखिए ये मैंडेटरी हो गया है कि रेगुलर इलेक्शन करें, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि जो सीट रिजर्व हो, जैसे कि जो SC ST के लिए हो उनको भी सीट रिजर्व हो, उनको भी मौका मिले, जो छोटे जात के लोग होते। वुमेन्स के लिए 1/3 चीज़ें रिजर्व होनी चाहिए आप अपनी गवर्नमेंट में। और उसके बाद क्या है, इलेक्शन कमीशन हैव बीन क्रिएटेड इन सच वे कि एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके बोले व्हाट वी कॉल की इलेक्शन से करवाए। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट द नेचर ऑफ द शेयरिंग ऑफ द वेरियस स्टेट। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ पावर्स उनको और रेवेन्यू दे, मतलब रुपए पैसा भी दे उनको, ये भी पर। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, रूरल गवर्नमेंट इज प्रॉपरली नोन एज द पंचायती राज। ये एक चीज़ आप अपने में लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि जो रूरल गवर्नमेंट होती है इसको पंचायती कहते हैं। उसके बाद क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, काउंसलिंग करती है। ओके, तो पंच प्रेसिडेंट ये कहाँ पे होते हैं, ग्राम पंचायत में। ये भी चीज़ अपने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है और 1 मार्कर इधर से बहुत ही फॉर्म होते हैं। अब क्या लिखा है, जो हम लोगों ने जो पीछे बात करी थी कि ग्राम पंचायत वो क्या होता है, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी। इधर कट गया है, इधर बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। द पंचायत वर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो ये चीज़ें ग्राम सभा की अंडर में रहती है। देखो सीधा लाइन में लिख दिया गया, आप अगर एक बार पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अब क्या लिखा है, ग्राम पंचायत एंड टू रिवाइव द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ये बना कि परफॉर्मेंस उनकी कैसी चल रही है। अब हम देखिए, एक ये रूरल है, एक ये अर्बन है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा अर्बन, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो रूरल में क्या होता है, फ्यू ग्राम पंचायत। ऊपर मैंने बताया था जिनके मास्टर कौन होते हैं, या जिनके जो हेड कौन होते हैं, पंच होते हैं, प्रेसिडेंट होता है और सरपंच होता है। ग्राम पंचायत बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। और ग्राम सभा क्या बोलते हैं, जो ग्राम सभा वो होता है जो ग्राम पंचायत के अंडर में चलता है। मतलब ग्राम सभा बाप है और ग्राम पंचायत उसका बेटा है। वो चीज़ें आपको पिछले समय। अब क्या है, वही जो ग्राम पंचायत मिल के आती हैं, जैसे ये ग्राम पंचायत हैं, ये सब मिल गई तो वो क्या बनाती है, पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। बिल्कुल सही बात, ग्राम पंचायत मिलकर। तो इनका कौन होता है भाई, इनका हेड कौन होता है। देखो अब हेड कौन होता है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, अब जब ये देखिए ब्लॉक, जब छोटे छोटे ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक मिलके जिला परिषद बनाते हैं। कहने का मतलब है जो छोटे छोटे पंचायत होते हैं वो ब्लॉक मंडल बनाते हैं, और इसी ब्लॉक मंडल के अंदर और ब्लॉक मंडल आ जाए और बड़ा कोई ब्लॉक मंडल बना ले तो उसको कहते हैं हम जिला परिषद। ओके, इस जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, उसको कहते हैं जो उसका हेड होता है वो उसको कहते हैं चेयरपर्सन। ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होते हैं, ये अर्बन की बात कर रहा हूँ कि अर्बन में क्या होता है, मेयर होते हैं। उधर पे क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड। ये देखो म्युनिसिपल और ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होते हैं। तो ये चीज़ें, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते बहुत ही अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एड्रेस करूँगा और आप सुनिए ईयरफोन लगा के। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म करे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लेंगे कि फेडरलिज्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डेमोक्रेसी, इसको एक्सप्लेन करो। उसमें आप फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिख देना, फिर उसके पॉइंट्स लिख देना है। ओके, अब एक और जो बहुत अच्छा आता है कि हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडियन फेडरेशन। वो भी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। ओके, और ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ लैंग्वेज पॉलिसी हैज हेल्प इन अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 2015 में एग्जाम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ आफ्टर 1992। उसके बाद एक है 2015 में ही आया था कि एक्सप्लेन द ग्राम पंचायत के बारे में समझाओ, पंचायती राज सिस्टम की व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ये 26 मिनट ऐसी 30 मिनट का वीडियो है, तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। काहे सूरज, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?